नमस्कार। विवेकानंद स्कूल 12 फटकोर की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हमने जनजातियों के बारे में कुछ जाना तथा विश्व की जनजातियों के अध्ययन से संबंधित आपको बताया। अब चैप्टर शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले आती है दूसरे अध्याय में एस्किमो जनजाति। ध्यान रखना, एस्किमो जनजाति। एस्किमोज जो शब्द है इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, और इसी से कच्चे मांस खाने वाली प्रजाति को ही एस्किमो के नाम से जाना जाता है। यह प्रजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। जो एस्किमो जनजाति है यह मंगोल प्रजाति से संबंधित है, जो केवल एल्यूट भाषा का उपयोग करती है तथा ये बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में भी जाने जाते हैं। एस्किमो जनजाति में आखेट, मछली पकड़ना, संग्रहण आदि मुख्य आजीविका के आधार हैं तथा इनकी मुख्य आजीविका शिकार पर ही निर्भर होती है। इनका चेहरा काटनी पड़ेगी। तथा बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना अर्थात बनावट की, तो इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है तथा रंग पीलापन लिए हुए हल्के भूरे रंग के होते हैं तथा इनके बाल भद्दे एवं काले तथा घुंघराले होते हैं। तथा बालों में थोड़ा अंतर है क्योंकि बुशमैन जनजाति में भी बाल घुंघराले पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके बाल थोड़े कत्थई अर्थात भद्दे होते हैं, हल्के भूरे एवं काले रंग के। इनका रंग और बनावट के आधार पर इनका जो शरीर है वह मझला अर्थात न ज़्यादा लंबे होते हैं और न ही अधिक छोटे होते हैं तथा इनका जबड़ा भारी एवं मजबूत होता है तथा आगे से थोड़ा चौड़ा भी होता है। इनके दांत बिल्कुल सफ़ेद एवं मजबूत होते हैं। साथ ही ये शरीर से हष्ट-पुष्ट व गठीले शरीर वाले होते हैं। ये लोग स्वभाव के सरल एवं हंसमुख होते हैं। साथ ही ये लोग घोर संकट काल में भी स्थिर एवं गंभीर तथा विवेकपूर्ण जीवन यापन करते हैं। ये इनकी मुख्य पहचान है। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि इनके निवास क्षेत्र के आधार पर इनको एस्किमोज को ही अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह प्रजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित रही थी, लेकिन ये लोग अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्रों में भी निवास करने लगे। टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले इन लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो कहा जाता है। ध्यान रखना, टुंड्रा प्रदेश में दो प्रदेश हैं जहां पर कनाडा और ग्रीनलैंड व ग्रीनलैंड। यहां इनको केवल एस्किमो के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, कनाडा और ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो कहा जाता है, जबकि स्कैंडिनेविया में इन्हें लेप्टन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि इन्हें लैप्स भी कहा जाता है। लैप्स के नाम से जानते हैं इन्हें, लैप्स। तथा उत्तरी साइबेरिया में इन्हें सैमोयड्स के नाम से जाना जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इन्हें याकूत भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तरी साइबेरिया में, उत्तरी साइबेरिया सैमोयड्स व याकूत नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं इन्हें चचकी व तुंग के नाम से भी इसी साइबेरियाई क्षेत्रों में भी जाना जाता है।
यह जनजाति न्यून तापमान, अर्थात न्यूनतम तापमान का मतलब है कम से भी कम तापमान, चाहे 45 डिग्री माइनस का हो या फिर 50 डिग्री या 60 डिग्री या 70 डिग्री माइनस तक के तापमान में भी आसानी से जीवन यापन कर पाते हैं। बर्फीली आंधियां तथा कम रोशनी युक्त क्षेत्र व कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो पिछले 10,000 वर्षों से इन्हीं क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं और इस प्रदेश में शीत ऋतु बहुत ही लंबी होती है तथा ग्रीष्म ऋतु बहुत ही छोटी होती है। उसका कारण आता है, मुख्य रूप से अगर बात करते हैं एस्किमो लोगों की, तो भाई ये ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, अर्थात यहां लंबे समय तक क्या बनी होती है, शीत ऋतु बनी होती है। लेकिन अगर बात करते हैं इनके निवास स्थान की, ध्यान रखना ये उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करते हैं और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो कुछ समय के लिए ही यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो पाती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। यहाँ पेड़ों के प्रमुख प्रभाव जो अभाव में बर्फ भरी या बर्फ की आंधियां चलती रहती हैं तथा वर्षा हिम के रूप में होती है, अर्थात जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव है, केवल ग्रीष्म काल में थोड़े समय के लिए कुछ शैवाल, काई, लाइकेन व रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग जाती है। अब बात करते हैं यहां निवास करने वाले या पाए जाने वाले जीव जंतुओं की। इनमें आते हैं प्रमुख रूप से ध्रुवीय भालू, लैमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, रेंडियर को यहाँ कैरीबाऊ भी कहा जाता है। इनके अलावा लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता इस क्षेत्र के प्रमुख प्राणी जात हैं या प्राणी के रूप में पाए जाते हैं। इनके अलावा समुद्र में भी शील मछली है, व्हेल मछली, वालरस जैसी कुछ विशालकाय मछलियों की प्रजातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये यहाँ के जीव जंतु या प्राणी जात हैं जो ये एस्किमो जनजाति के मुख्य आधार हैं। अब बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप की। तो आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं सबसे पहले आखेट। सबसे पहले यदि बात करते हैं हम आखेट में, तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना। एस्किमो प्रजाति के जीविकोपार्जन का यह मात्र एक साधन है। यह कार्य शीतकाल व ग्रीष्मकाल में अलग अलग विधियों द्वारा किया जाता है, अर्थात आखेट करने की भी यहाँ पर शीतकाल एवं बसंत काल में 2 अलग अलग विधियां हैं जिनसे आखेट किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शीतकालीन आखेट की। तो शीतकालीन आखेट में आता है, अर्थात जब ध्रुवीय क्षेत्रों में या सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो बहुत अत्यधिक बर्फ हो जाती है चारों ओर। तो उस ऋतु में जब ये शिकार किन किन विधियों द्वारा करते हैं, इस ऋतु में ये लोग समुद्र के किनारे शील मछली का शिकार करते हैं और जब मछली बर्फ के बने छिद्रों में श्वास लेने के लिए आती है तब इन छिद्रों में एस्किमो द्वारा रखी हुई हड्डी की छड़ हिल जाती है और ये लोग अपने हार्पून, ध्यान रखना इनका एक विशेष औजार है जो कि भाला होता है, भाले नुमा होता है, जिसको हार्पून के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि एस्किमो द्वारा भालानुमा आकृति का कौन सा औजार उपकाम में लिया जाता है, तो उसका नाम क्या आएगा, हार्पून। तो हार्पून का उपयोग करते हैं या हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार करते हैं। इस प्रकार की शिकार करने की विधि को माऊ पाक कहा जाता है, अर्थात शीतकालीन आखेट में तो इस विधि को माऊ पाक विधि कहा जाता है। माऊ पाक शब्द का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा
करना या इंतजार करना। होता क्या है कि इस विधि में बर्फ के अंदर छोटे छोटे भाले से छिद्र बना दिए जाते हैं और उन छिद्रों में एक छिद्र के सिरे पर भाले को रखा जाता है तथा दूसरे छिद्र के सिरे में हड्डी लटका दी जाती है। जैसे ही मछली श्वास लेने के लिए उस हड्डी के पास आती है तो हड्डी हिल जाती है और हड्डी हिलने के कारण ये लोग भाले से शिकार करते हैं और जिससे सील मछली का शिकार हो जाता है। अर्थात इस प्रकार के छिद्र बनाकर जब ये इंतजार करते हैं या प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए इस विधि को माऊ पाक विधि कहा जाता है। इसके पश्चात दूसरी आती है, इसी में शिकार करने की दूसरी विधि है इतुर पाक विधि। इतुर पाक विधि, देखिए इतुर पाक विधि, इसमें शिकारियों द्वारा बर्फ में दो छिद्र बनाए जाते हैं जिसमें एक छिद्र में मछली को दाना डालकर बुलाया जाता है और संकेत मिलने पर दूसरे छिद्र के द्वार से हार्पून की सहायता से मछली का शिकार कर लिया जाता है। तो ध्यान रखना, माऊपाक विधि में छिद्र में एक छिद्र में हड्डी लटकाई जाती है और दूसरे छिद्र में हार्पून का उपयोग किया जाता है, जबकि इतुर पाक विधि में एक छिद्र से तो दाने डाले जाते हैं जबकि दूसरे छिद्र से हार्पून की सहायता से शिकार कर लिया जाता है। शील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि इससे जलाने के लिए ईंधन अर्थात शील मछली की जो चर्बी होती है उसका उपयोग किया जाता है तथा जो लंबे समय तक जलती रहती है अर्थात रोशनी प्रदान करती है। यह अत्यधिक ताप भी देती है अर्थात इसमें ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, इसलिए शील मछली को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है एस्किमोज के जीवन में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम दूसरे मानसून के आधार पर जो दूसरी शिकार करने का जो मौसम था, जो दूसरा आता है नंबर 2 बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट जिसे ग्रीष्मकालीन आखेट भी कहा जाता है। इस ऋतु में मार्च में या मार्च महीने में शील मछली धूप सेकने के लिए बर्फ से निकलकर ऊपर धरातल पर या बर्फ की सतह पर आती है और बर्फ की चट्टानों में या चट्टानों से बाहर निकलकर जिसका धूप के या रोके वो अर्थात धूप सेकते समय जब यह धरातल पर पड़ी होती है उस समय एस्किमो लोग शिकारी कुत्तों की सहायता से शील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस बसंतकालीन आखेट को उतोक के नाम से भी जाना जाता है अर्थात इस बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं? उतोक। यह भी परीक्षा से संबंधित कई बार आया हुआ प्रश्न है कि उतोक से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखना, बसंतकालीन आखेट को ही क्या कहा जाता है? उतोक कहा जाता है, जिसमें शिकारी कुत्तों की सहायता से शील मछली का शिकार कर लिया जाता है। बसंतकालीन आखेट में चमड़े से बने नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं, जिसे कयाक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, एस्किमो लोगों द्वारा चमड़े से बनी जो नाव होती है, चमड़े की खाल से बनी जो नाव होती है, उसे क्या कहा जाता है? कयाक। कयाक के नाम से जाना जाता है, जिसे ये लोग परिवहन के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं एस्किमो लोग कैरिबो अर्थात 12 सिंगा का शिकार धनुष बाण से करते हैं। ध्यान रखना, जो 12 सिंगा है उसको कैरिबो कहते हैं। कैरिबो। तो इसके शिकार के लिए ये लोग धनुष बाण का उपयोग करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट अगर बात करते हैं हम खरगोश या बतख व छोटी चींटियों के शिकार, जो कि छोटी चिड़ियों के शिकार हल्के भाले को फेंक कर करते हैं।
इनके अलावा ये लोग रेंडियर पशु व इनकी संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड है। तो ध्यान रखना, यहाँ इनके पास में एक कुत्ते नुमा एक प्राणी होता है जिसका नाम होता है रेंडियर। यह रेंडियर नाम का जो कुत्ते नुमा एक पशु है जो कि स्लेज नाम की गाड़ी बनी होती है। स्लेज, जो स्लेज नाम की गाड़ी को खींचने के काम में लिए जाते हैं। तो यह इनके सामाजिक अर्थात संपत्ति में इसका प्रमुख योगदान है, या हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से ये लोग रेंडियर पशु का पालन करते हैं। इन लोगों के जीवन में सील मछली का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे ये खाने के लिए मांस, कपड़ों के लिए चमड़ी तथा तंबू बनाने के लिए खाल तथा ईंधन के लिए चर्बी व स्लेज गाड़ी बनाने के लिए उसकी हड्डियां तथा धागे के लिए इसकी हड्डियों के तांत प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सील मछली का उपयोग अनेकों रूप में होता है, अर्थात सील मछली इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं वरदान के रूप में है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एस्किमो लोगों के, पहला आता था हमारे पास में टॉपिक था एस्किमो जनजाति के आखेट से संबंधित बात की अब तक हमने। अब बात करते हैं इसमें इनके भोजन से संबंधित। तो भोजन में आता है कच्चा मांस ही इनका प्रमुख भोजन होता है। भोजन का स्रोत सील, वेल, शेलोन एवं छोटी मछलियां तथा कुछ छोटे बड़े जीव जंतुओं के रूप में सम्मिलित हैं, जिनका ये मांस खाकर अपना भरण पोषण करते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर तीसरा पॉइंट है वस्त्र। यदि हम बात करते हैं एस्किमो लोगों के वस्त्रों की, तो ध्यान रखना ये ध्रुवीय अर्थात ठंडे क्षेत्रों में रहने के कारण इनको विशेष वस्त्रों की आवश्यकता होती है। एस्किमो लोगों के वस्त्रों में कैरिबो की खाल से बने होते हैं, या कैरिबो जो बारहसिंगा है उसकी खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। ये सील मछली की खाल से बने अधिक गर्म एवं हल्के होते हैं तथा सील मछली की खाल से बने हुए वस्त्रों का भी उपयोग करते हैं, तथा इनके वस्त्रों जो कि ध्रुवीय भालू के समूह से भी बनाए जाते हैं, तथा वस्त्र बनाने का कार्य ज़्यादातर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इस प्रदेश में महिलाएं व पुरुषों के वस्त्र लगभग एक समान ही होते हैं, तथा इन लोगों का जर्सी नुमा एक बाहदार वस्त्र होता है जिसे तिमियाक के नाम से भी जाना जाता है। तिमियाक, यह एक जर्सी नुमा बाहदार वस्त्र होता है जिसे क्या कहते हैं, तिमियाक। तथा इस तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को अनोहक कहते हैं, अर्थात इस तिमियाक के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहते हैं हम, अनोहक। अनोहक, अनोहक पहना जाता है। तथा शील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। ध्यान रखना, इनके जो पैरों में जो जूते पहने जाते हैं वो सील मछली की खाल से बनाए जाते हैं, जिन्हें कार्मिक या मुकलुक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 आता है निवास स्थान। निवास स्थान हम पढ़ चुके हैं हालांकि, पर लेकिन इनके जो विशिष्ट स्थान भी हैं कुछ यहाँ। तो निवास स्थान में आते हैं इनके मकान, अर्थात बर्फ की शिलाओं या पत्थरों तथा हड्डियों की खाल से बने इनके घर होते हैं। बर्फ की चट्टानों से बने घर को इग्लू या इग्नू के नाम से भी जाना जाता है। इग्नू या इग्लू, इग्लू या इग्नू नाम का जो इनका घर है वह बर्फ की चट्टानों को जोड़कर बनाया जाता है, तथा इनके अलावा इनके घरों का उपयोग शीत ऋतु में भी किया जाता है। केवल इग्लू का जो मकान जो बने होते हैं इनका उपयोग कब किया जाता है, शीत ऋतु।
जबकि ग्रीष्म ऋतु में 5 से 6 फीट भूमिगत तथा 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी एवं वेल की हड्डियों से बने मकान को कर्मक के नाम से जाना जाता है। अर्थात वेल की हड्डियों एवं लकड़ी से बने मकान जो लगभग जमीन में होते हैं 3 से 5 फीट तक और धरातल से ऊपर 2 से 3 फीट की ऊंचाई होती है और इन्हें कर्मक के नाम से जाना जाता है। इन्हें कहते हैं कर्मक। ये इनके घर होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में काम में लिए जाते हैं। इनका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है, अर्थात इनका प्रवेश द्वार बिल्कुल सकड़ा एवं छोटा होता है जो सुरंग के रूप में धरातल से जुड़ा होता है। तथा इनके अलावा ग्रीष्म ऋतु में अस्थायी तंबू का भी उपयोग करते हैं। जब ये शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो वहां पर तंबू बना लेते हैं, अर्थात वो अस्थायी तंबू होते हैं जो केवल ग्रीष्म ऋतु में ही उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 5, यंत्र एवं उपकरण। तो यंत्र और उपकरणों की बात करते हैं। यंत्र और उपकरणों की बात करते हैं तो नंबर 1 पॉइंट आता है इनका कयाक। कयाक यह एक चमड़े से बनी नाव है जो लगभग 5 से 5 मीटर लंबी तथा 1.5 से 2 मीटर चौड़ी होती है। ठीक है, यह एक चमड़े से बनी नाव है जिसका नाम होता है कयाक। नेक्स्ट आती है उमियाक। यदि बात करते हैं उमियाक की तो यह एक नाव होती है लेकिन यह नाव बड़ी होती है। ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल व्हेल मछली के शिकार के समय ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है हार्पून। जो हार्पून मैं पहले बता चुका हूं, यह एक भालानुमा नोकदार हथियार होता है जो लगभग 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है तथा एक सिरा इसका रस्सी से बंधा होता है जिसको फेंकने के पश्चात वापस लाने में सुविधा होती है, इसलिए इसका एक सिरा रस्सी से बांधा जाता है। नेक्स्ट आता है स्लेज। यह बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी है जो रेंडियर व कुत्तों की सहायता से खींची जाती है, अर्थात इस गाड़ी का उपयोग शिकार के वक्त करते हैं। नेक्स्ट आता है समाज व संस्कृति। इनका महत्वपूर्ण चैप्टर है ये समाज और संस्कृति से संपर्क। ये लोग छोटे छोटे समूहों में निवास करते हैं तथा आदिम ढंग से घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते हैं और ये पितृवंशीय समाज हैं, अर्थात अपने पिता के साथ ही जीवन यापन करते हैं तथा जिसमें बहु प्रथा प्रचलित है या बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, अर्थात एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। ये लोग उत्सव एवं त्योहार ग्रीष्म ऋतु में ही मनाते हैं तथा ये जादू टोने में अधिक विश्वास रखते हैं, अर्थात ये अंधविश्वासी भी होते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, इनकी भाषा से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये एल्यूट भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा कौन सी बोलते हैं? एल्यूट। और इनका संबंध क्या कह सकते हैं कि इनका जो जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना ये आते हैं मंगोल प्रजाति से। ये महत्वपूर्ण बात है, दोनों ही मंगोल प्रजाति से संबंधित या मंगोल प्रजाति से संबंध। और भाषा की अगर बात करते हैं तो कौन सी भाषा बोलते हैं ये लोग? एल्यूट भाषा का उपयोग करते हैं। अगर बात करते हैं कि ये अत्यधिक शीत ऋतु में भोजन की कमी होने के कारण इस जनजाति में बूढ़े या असहाय, असहाय का मतलब है या आशक्त लोग, अर्थात जो विकलांग है या शारीरिक अंग भंग है, या हम कह सकते हैं कि जन्म से ही, तो वो लोग जब भयंकर शीत ऋतु होती है तो उस समय भोजन की कमी के कारण आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि बूढ़े और आशक्त लोगों को भोजन न मिलने के कारण ये लोग आत्महत्या का ही रास्ता चुनते हैं। नेक्स्ट आता है वातावरण समायोजन, अर्थात एस्किमो लोग वर्तमान में जो, या हम कह सकते हैं कि उस इतने कठिन जलवायु वाले क्षेत्र में निवास करने का जो प्रमुख कारण है, अर्थात वह है वातावरण समायोजन, कि वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन कर पाते हैं। ये लोग
ध्रुवीय क्षेत्र में होने के कारण इनके आसपास के वातावरण में अत्यधिक बर्फ की मात्रा पाई जाती है, अर्थात ये लोग बर्फ का उपयोग कर बर्फ से ही मकान बनाते हैं तथा स्लेज गाड़ी का उपयोग कर परिवहन के माध्यम से जुड़ते हैं तथा वालरस की हड्डियों को काम में लेते हुए ये गाड़ी का निर्माण करते हैं और बर्फ के तूफानों तथा बर्फ पर सूर्य की चमक से बचने के लिए आंखों पर चश्मे नुमा कवच का उपयोग भी करते हैं, जिससे कि आंखों की रोशनी लगातार बनी रहे तथा कठोर जलवायु में एस्किमो जनजाति द्वारा वातावरण समायोजन एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इनका आधुनिक संस्कृति से संपर्क, अर्थात वर्तमान समय में ये किस प्रकार आज के लोगों से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से इनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। इस जनजाति का 1960 के दशक के बाद यूरोपीय एवं अमेरिकी लोगों से संपर्क हुआ और इसके बाद ये लोग अग्नि अस्त्रों का तथा बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे और वर्तमान में कयाक के स्थान पर इनके पास मोटर चालित स्लेज नुमा एक गाड़ी है, जिसे स्नो स्कूटर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्नो स्कूटर भी कहते हैं, तथा फर व समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने के कारण इनका पहनावा रहन सहन में भी बहुत अधिक बदलाव हुए हैं तथा अमेरिकी सरकार इन लोगों के भरण पोषण के लिए तथा अलास्का व कनाडा में इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये लोग वर्तमान समय में लगभग 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो एस्किमो लोग या इनका परिवेश निरंतर बदलता जा रहा है और यह एक प्रजाति या मानव जाति ऐतिहासिक रूप में विश्वविख्यात होती जा रही है या ऐतिहासिक परिभाषा इनकी नष्ट होती जा रही है और वर्तमान में आधुनिकीकरण हो रहा है तथा सरकार द्वारा भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद।